हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत दिन बाद फिर से आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्वागत है। देखो, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तुम लोग को पता होगा, अभी तक मैंने 8 लेक्चर अपलोड कर दिया है और ये मेरे हिसाब से 9 लेक्चर है। तो अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखकर कंप्लीट करो और क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें प्लस एक्स्ट्रा मैंने वर्कशीट में दे रखे हैं, वो क्वेश्चन को आप क्या करोगे बच्चों? कंप्लीट करोगे। सही है। उसके बाद जैसे वो क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, वर्कशीट हो जाती है, सेकंड वर्कशीट का कुछ क्वेश्चंस आज के टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे बैटरी से रिलेटेड उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर बैटरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पहले आप बैटरी सेगमेंट को ही आप करा दो। वैसे मैं इस सेक्शन को लास्ट में कराता हूं बच्चों जनरली। तो वर्कशीट 2 में मैंने बहुत सारे बैटरी के क्वेश्चन डाले हैं, इसके वजह से आज मैं बैटरी का लेक्चर लेकर इस टॉपिक को निपटा ही डालता हूं कि वर्कशीट 2 भी आपका कंप्लीट हो जाए। देखो, पहली चीज आता हूं इस टॉपिक के अबाउट कि ये टॉपिक हमारे लिए बोर्ड में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में पूछा ही जाता है, मान के चलो कि 2 मार्क्स का कोई ना कोई सेल आएगा ही आएगा। वही जेईई और नीट में इससे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। सही है। मेन सेक्शन से जो हमारा क्वेश्चंस बनता है जेईई और नीट में, मैं पहले ही बता चुका हूं। पहला सेक्शन जो हमारे पास बनता है, फर्स्ट सेक्शन जो मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा जो सेक्शन हमने बात की है अभी तक वो है गैलोनिक सेल। गैलोनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी उसको हम बच्चों प्यार से बोला करते हैं। और जो अभी हमारे पास बैटरी का जो सेक्शन है, बैटरी का सेक्शन इसी सेल में हम कंप्लीट कर देते हैं, गैलोनिक सेल में, क्योंकि वो टाइप्स ऑफ सेल ही है। गैलोनिक सेल को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, गैलोनिक सेल को अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, बहुत सारे छोटा छोटा सेल्स लिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जो मेरे पास बड़ा सेल बना उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बैटरी। तो बैटरी के भी सेक्शन पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा कंडक्टेंस का, और वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जेईई में भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं जेईई वाले समझे तो हमारे लिए सर पढ़ा ही नहीं रहे हो आप सिर्फ नीट वालों के लिए पढ़ा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नीट में जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे पास जेईई में भी इंपॉर्टेंट है। सही है। ये इसलिए मैंने नीट में बोला क्योंकि कंडक्टेंस का जो भी क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। सही है। तो जेईई वाले थोड़ा एक लेवल अप करके चलते हैं, नीट से थोड़ा लेवल अप उनका रहता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बाकी जो 2 सेल मैंने पढ़ाया है उस पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर दोगे, बिल्कुल नहीं। इस टॉपिक को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि पहले के दोनों टॉपिक को आपने दिया है। और ये बैटरी से नीट में अगर क्वेश्चन आता है या जेईई में क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपको घुमा के नहीं पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपको पता है तो आंसर लगा दोगे, नहीं पता है तो आप छोड़ के चले आओगे, 4 मार्क्स गंवा के आ जाओगे। सही है। इसमें आपको क्या करने होते हैं? रिएक्शंस याद रखने होते हैं। हमारे पास बैटरी है तो कैथोड भी होगा, एनोड भी होगा। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी कैथोडिक रिएक्शन बोलेंगे, एनोड पे जो रिएक्शन होगी एनोडिक रिएक्शन बोलेंगे। और दोनों रिएक्शन को अगर आप ऐड कर देते हो तो वो हमारे पास क्या आता है बच्चों? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। फुल सेल रिएक्शंस आता है। क्या आता है बच्चों? फुल सेल रिएक्शंस आता है। सही है ना। तो यही अपने को इस पूरे सेगमेंट में क्या करना है, पूरे सेगमेंट में अपने को यही कैथोड का रिएक्शन देखना है, एनोड का रिएक्शन देखना है, और क्या देखना है बच्चों? फुल सेल रिएक्शन को याद करना है। बस इतना ही। कतई जगह पॉइंट से याद कराऊंगा, टेंशन की तो बात ही नहीं है। बस अपने को रिप्रेजेंटेशन याद हो गया, कैथोड का भी रिएक्शन याद हो जाएगा, एनोड का भी रिएक्शन याद हो जाएगा, और फुल सेल रिएक्शन तो आता ही है। अगर दोनों को आपने लिख दिया है,
कैथोड भी लिखा, एनोड भी लिखा, तो आप सिंपली क्या कर दोगे बच्चों, ऐड कर दोगे रिएक्शन को, तो क्या मिल जाएगा आपको, फुल सेल रिएक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, फुल सेल रिएक्शन मिल जाएगा। तो थोड़ी सी अब बैटरी पे बात करते हैं, बैटरी पे बात करते हैं। बैटरी हमने अभी आपको बताया कि आप सेल को क्या करो लो और कनेक्ट कर दो सीरीज में, तो हमारे पास जो नई सेल आएगी उसी को हम बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बैटरी बोलते हैं। सोचो बैटरी जो है, एक चीज और हमारे दिमाग में आता है, ये काम क्या करता है बैटरी की, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो गैल्वेनिक सेल भी तो यही करता था ना बच्चों। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एनर्जी की लिबरेशन हो रही हो, क्या उसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लूंगा, क्या उसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लूंगा, क्या उसका मैं सेल बना सकता हूं? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि हमारे लिए जो बैटरी बनना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। हमारी क्या विश लिस्ट हो सकती है बैटरी से, सबसे पहला चीज कि हमारे इकोनॉमिक में आना चाहिए, हमारे सुटेबल होना चाहिए। यानी कि ऐसा है कि बैटरी तो हमने बना दी और बैटरी का कॉस्ट लग गया 5 लाख से ऊपर, कोई खरीदेगा अपना, नहीं खरीदने वाला। तो इकोनॉमिकल होना मस्ट है बैटरी को, कमर्शियल पर्पज के लिए अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो बैटरी मस्ट बी इकोनॉमिकल। दूसरा, साइज अगर बड़ी हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, तो क्या हम एक जगह से दूसरे जगह उसको पोर्टेबल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं क्या आसानी से? नहीं। तो दूसरी हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि जो बैटरी का साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अरे बोलो, होना चाहिए नहीं, यही सोचते हो। तीसरी पॉइंट हमारे पास जो बैटरी से विश लिस्ट आप रखते हो वो क्या हो सकता है, सोच के बताओ। तीसरी पॉइंट जो आप सोचते होगे कि अगर बैटरी ले रहा हूं तो उसमें वोल्टेज का वेरिएशन ना हो, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ना हो, यानी कांस्टेंट आउटपुट हमारे को मिलना चाहिए, यानी कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए। 3 हो गया विश लिस्ट। चौथा क्या होना चाहिए बच्चों, जो सब चाहते हैं यार, कि इको फ्रेंडली हो, यानी लेस पॉल्यूटेंट उसमें से रिलीज हो। उसको इजिली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा बैटरी खराब हो गया तो उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम डिग्रेड कर सकते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। ये सारी चीजें विश लिस्ट को देखकर हमारे पास बैटरी को डिजाइन किया गया है, और उसी बैटरी में से कुछ सेक्शन अपने को क्या करना है बच्चों, पढ़ना है। पीएचडी नहीं करना है बैटरी पे, कुछ सेक्शन पढ़ना है जो हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में बच्चों जो गिवन है वही पढ़ना है, वही पढ़ना है। उसके बाहर आपके कभी एग्जाम में ना आया है और ना आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, ना आया है और ना आएगा। बैटरी में आपको पीएचडी नहीं करना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही आपको पढ़ना है। बात समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो, आया नहीं आया? आया ना बच्चों? तो अब देखो, अब क्या करना है, जब बैटरी की हमने बात की तो बैटरी को 2 पार्ट में हमने क्लासिफाई करने की कोशिश की। बैटरी को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई करने की कोशिश की। कौन कौन सी? एक हमारे पास हुआ प्राइमरी बैटरी और दूसरा हुआ, जनरली 2 टाइप में ही क्लासिफाई करते हैं, बहुत लोग 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, मैंने भी 3 टाइप में किया है। देखिए यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी। फ्यूल सेल हमारे पास जो आता है बेसिकली सेकेंडरी का ही पार्ट होता है, सही है ना? फिर भी मैंने अलग रखा है कि डायरेक्ट बहुत सारे बुक में इसका क्लासिफिकेशन अलग दे रखा है। तो देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी का बेसिकली मैं पहले डिफरेंस बता रहा हूं क्या है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच डिफरेंस बता रहा हूं कि एक हमारे पास बैटरी जो होगी चार्जेबल होगी। क्या होगी? चार्जेबल होगी। और दूसरी जो बैटरी होगी वो चार्जेबल नहीं होगी, नॉन चार्जेबल। जो नॉन चार्जेबल टाइप की हमारे पास सेल है, बैटरी है, उसको मैंने कौन से सेगमेंट में रखा है बच्चों? प्राइमरी सेल में रखा है। किस में रखा है बच्चों? मैंने प्राइमरी सेल में रखा है। यानी एक बार अगर आप उसको यूज कर लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको फेंकना ही पड़ेगा, फर्दर उसका रीयूज नहीं कर सकते। वो सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी, वो आपके काम की नहीं रहेगी। तो कौन सा सेल में आएगा बच्चों? बोलो बोलो, फटाफट बोलो, कौन से सेल में आएगा? प्राइमरी सेल में आएगा। कहां आएगा वो? प्राइमरी सेल में आएगा, सही है। सेकेंडरी में कौन आएगा? सेकेंडरी में कौन आएगा?
वो चार्जेबल होगा। क्या होगा? चार्जेबल। यानी एक बार आप उसको यूज करते हो, एक बार जब आप उसको यूज करते हो, आप क्या कर सकते हो? फर्दर उसको रिचार्ज करके फिर से यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल बताता हूं, देखो देखो रिलेट करोगे। घर पे बच्चों बैटरी, याद करो, वॉच में, बड़ी वाली वॉच में जो पेंसिल बैटरी आता है ना, पेंसिल बैटरी आता है ना, वो प्राइमरी ही तो बैटरी होता है। एक बार यूज हो जाता है तो उसको हम क्या कर देते हैं बच्चों? फेंक देते हैं, हमारे काम का नहीं रहता है। सही है ना? एक बार हम यूज करते हैं तो हमारे काम का वो फिर से दोबारा नहीं होता है। अरे क्लियर है या नहीं है? दूसरा, छोटे वाले बैटरी की याद कर लो, छोटे वाले भी बैटरी की बात कर लो, जो घड़ी वगैरह में यूज किया जाता है, पतला सा, है ना, वो मर्क्यूरी सेल होता है। क्या होता है? मर्क्यूरी सेल होता है। सही है ना बच्चों? तो वो मर्क्यूरी सेल भी हमारे पास एक बार यूज हो जाए तो वो भी चार्ज नहीं होता। हम दुकान पे क्या जाते हैं घड़ी वाले के यहाँ कि भाई इसका बैटरी क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया, खराब हो गया, तो आप क्या कर दो, इसको चेंज कर दो। सेकेंडरी बैटरी में आते हैं हम लोग, सेकेंडरी बैटरी में आते हैं। सेकेंडरी बैटरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी बैटरी में क्या आएगा? जो घर में हमारे पास इन्वर्टर बैटरी यूज किया जाता है ना बच्चों, घर पे हमारे यहाँ बैटरी यूज किया जाता है, इन्वर्टर वाला बैटरी याद है ना आप लोग को? वो कौन सी होती है? सेकेंडरी। यानी कि इन्वर्टर क्या करता है, एक बार वो आपको सप्लाई भी करता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और वो इन्वर्टर फिर से बैटरी को क्या करता है? चार्ज भी करता है। आई बात समझ या नहीं आई? अरे बोलो आया नहीं आया? अरे आया ना यार। तो वो हमारे पास क्या है? सेकेंडरी है। फ्यूल सेल अलग है, तो फ्यूल सेल के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बच्चों। आई बात समझ? तो सबसे पहला जो डिस्कशन है, एक और बात बता दूं, सेकेंडरी सेल में जो आप अपने मोबाइल में बैटरी यूज करते हो वो लिथियम कैडमियम बैटरी होता है। सही है ना? लिथियम की बैटरी हमारे पास यूज किया जाता है, वो भी क्या होता है? चार्जेबल होता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको अपने को नहीं पढ़ना है। आई बात समझ? तो अभी हम डिस्कस करते हैं किस चीज पे? बैटरी के अबाउट डिटेल्स में। पहले इसका आप क्या ले लोगे? स्क्रीनशॉट ले लोगे, वन बाय वन इस सारे टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी जो बच गई है उस चीजों को मैं बता रहा हूं। फटाफट इसका ऐसे लो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बच्चों? देखो मैं बताना स्टार्ट करता हूं। यहां पे क्या है कि हमने बोला कि इस सीरीज में जब बहुत सारे सेल कनेक्टेड हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। सही है ना? हो सकता है कि कभी कभार ये सिंगल भी सेल हो तो उसको हम बैटरी बोल सकते हैं। सही है? प्राइमरी सेल आपको पता चला, सेकेंडरी है, फ्यूल सेल है। प्राइमरी सेल में हम जब बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सेल में यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन एक ही बार होती है, और एक बार होने के बाद ये सेल क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। इसका फर्दर हम यूज नहीं कर सकते। बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखो अब हम बात करते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है? ड्राई सेल है और मर्क्यूरी सेल है। दोनों अपने सिलेबस में है, दोनों को पढ़ना है। ड्राई सेल भी पढ़ना है, मर्क्यूरी सेल भी पढ़ना है। ड्राई सेल को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? लेक्लांचे सेल बोलते हैं। साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना नाम दे दिया है इसको। क्या बोलते हैं इसको? लेक्लांचे सेल बोलते हैं। अब देखो इसमें कैसा सेटअप है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? देखो इसको मैं रफ करके बनाता हूं, आपको पता चलेगा बच्चों कि हमने क्या किया है। देखिए क्या किया है, कैसे बनाया है। ये हमारे पास क्या है? ये देखो एक कंटेनर है। कंटेनर हमने जिंक का लिया है। किसका लिया है बच्चों? जिंक का लिया है। तो यहाँ ये हमारे पास निगेटिव पोल होता है, निगेटिव पोल है, और इस कंटेनर में हमने कार्बन का ग्रेफाइट का हमने क्या डाल दिया है बच्चों? कार्बन ग्रेफाइट का हमने रॉड डाल दिया है। कभी आपने बैटरी फोड़कर देखा होगा तो ब्लैक सा रॉड निकलता है। वो ब्लैक सा रॉड किसका होता है? अरे बोलो, ब्लैक सा रॉड किसका होता है? ये ग्रेफाइट रॉड होता है। आई बात समझ? ये हमारे पास कैसा पॉजिटिव पोल है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बच्चों? यहाँ पे क्या होता है? ये बेसिकली अंदर वाला पार्ट जिंक कंटेनर होता है ना? अंदर वाला पार्ट कैसा होता है? जिंक कंटेनर वाला होता है। बाहर वाला क्या है? कार्डबोर्ड है, जो कि क्या करता है? देखा होगा रैपिंग की गई होती है, बैटरी पे रैपिंग की गई होती है। रैपिंग को आप निकाल लोगे तो आपको क्या दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? सिल्वर कलर का आपको दिखाई देता है, जो जिंक मेटल का होता है। अरे सही है नहीं है? तो ये हमारे पास है, इधर भी हमारे पास सेम है, लेकिन नीचे में देखना कभी रैपिंग नहीं होती है। नीचे में हमारे पास क्या होता है? वो जिंक ही होता है।
अरे आया नहीं आया, ये Zn ही है, Zn ही है। इसके आजू बाजू जो है हमारे पास, इसके आजू बाजू जो मटेरियल फिल की गई होती है, इस कार्बन इलेक्ट्रोड के आजू बाजू जो मटेरियल फिल की गई है वो कौन कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड है, ZnCl2 है, MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये क्या है? ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन किस लिए बच्चों? कि ये हमारा ग्रेफाइट रॉड डिग्रेड क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डिग्रेड ना हो, यानी कि ये डिकम्पोज ना हो। अब देखो यहाँ पे क्या है? NH4Cl है, ZnCl2, MnO2 और कार्बन ब्लैक है। ये हमारे पास याद रखने वाली जो पॉइंट, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन मैंने बहुत प्यार से कर दिया है। इसको याद करने वाली पॉइंट ये है कि इसमें जिंक जो हमारे पास कंटेनर है वो कैसा होता है? एनोड होता है। और कार्बन जो है हमारे पास, कार्बन ग्रेफाइट रॉड, वो कैसा होता है बच्चों? कैथोड होता है। क्या होता है? ये कैथोड होता है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं ये तो कि ग्रेफाइट रॉड ही रिएक्शन करने लगेगा। याद करो मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोड हमारे पास दो टाइप का होता है, इनर्ट और नॉन इनर्ट। तो ये हमारे पास कैसा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। जस्ट ये मीडियम को कंडक्ट कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराने में हेल्प करेगा। आयंस का क्या करेगा बच्चों? ये ट्रांसफर कराएगा। अब देखो यहाँ क्या है? एनोड। एनोड में क्या होगी? एनोड में हमेशा मैंने बता रखा है आपको कि ऑक्सीडेशन होने वाली है। एनोड पे मैंने पहले ही बता रखा है कि ऑक्सीडेशन होने वाली है। तो जिंक क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। जिंक क्या करेगा बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? तो दो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया और Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन घटाया। तो ये गेन कौन करेगा? कार्बन तो कर नहीं सकता। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? MnO2, अमोनिया पड़ा हुआ है। बात समझ में आती है? सॉरी, अमोनियम आयन पड़ा हुआ है। सही है ना? तो MnO2 और अमोनियम जो आयन है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? MnOH प्लस NH3 गैस। ये गैस निकलती है। अगर ये गैस को कंट्रोल नहीं किया जाए तो सेल क्या हो जाता है? स्वेल कर जाती है। कभी कभार देखा होगा आपने घर पे कि बैटरी बहुत दिन का हो जाता है तो स्वेल कर जाता है। तो स्वेलिंग किसके कारण होती है? ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस। तो इसको प्रिवेंट भी करना पड़ेगा, नहीं तो सेल सारे के सारे सेल क्या हो जाएंगे? स्वेल कर जाएंगे फिर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या डाल रखा है? ZnCl2। ZnCl2 का रोल क्या है? देखो इस रिएक्शन को बहुत सारे बुक में ऐसे भी दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी हुई है। दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो MnO2 का +4 आएगा और यहाँ पे निकालोगे तो क्या आएगा? +3 आएगा। रिडक्शन हुई है, कैथोड पे तो रिडक्शन ही होता है। यहाँ भी देखो MnO2 का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये यहाँ पे जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम चीज है, यानी Mn को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग वे है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दी हुई है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों मैंने लिखा है। आपको जो याद रखना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी में ऊपर वाली रिएक्शन दे रखी है तो आप ऊपर वाला रिएक्शन याद रखोगे। बात समझ में आती है या नहीं आती है? तो वो देखो मैंने क्या किया है कि ये Zn जो +2 है, यानी ZnCl2 था ना यार, तो Zn+2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो ये 2 अमोनिया और 2 Cl के साथ मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो स्वेलिंग को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। ऐसा नहीं कि ये Cl के साथ ही बनाए, हो सकता है कि चारों के चारों अमोनिया के साथ कंबाइन होकर भी ये कॉम्प्लेक्स बना ले। तो दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स बनने की यहाँ क्या है बच्चों? पॉसिबिलिटी है। दोनों टाइप की कॉम्प्लेक्स बनने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। इतनी बात समझ में आती है बच्चों? अरे बोलो, इतनी बात समझ में आती है ना? तो अब कुछ पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं जो आपको पता होना चाहिए इस सेल के अबाउट। मैं लिख ही देता हूं बच्चों, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना? दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं फटाफट। देखिए क्या है कि सबसे पहला पॉइंट कि इट इज नॉन चार्जेबल, ये चार्जेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट इसका आउटपुट वोल्टेज, आपको दूसरा पॉइंट जो याद रखना है इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है बच्चों? 1.25 से लेकर, है ना, 1.25 से लेकर
5 वोल्ट के अराउंड होता है। तो आउटपुट वोल्टेज याद रखोगे, देखो इसमें वेरिएशन थोड़ी बहुत वोल्टेज की हो रही है, लेक्लांचेस में वेरी कर रहा है। सही है, क्यों वेरी कर रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, आयंस के वजह से। देखो यहां पे लिखा है मैंने ना, आयंस जब प्रेजेंट रहेगा किसी भी फुल सेल रिएक्शन में तो भी हमारे पास वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है। अगर आयंस नहीं है तो कांस्टेंट वोल्टेज को सप्लाई करेगा। अब हमेशा याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये हमारे पास, तीसरा पॉइंट इसका क्या लिख सकते हो? बताओ कहां यूज किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं, क्लॉक में यूज करते हैं बच्चों। बात समझ में आती है। चौथा पॉइंट जो याद रखोगे कि ZnCl2 यहां क्या कर रहा है? ZnCl2 क्या कर रहा है? ZnCl2 कैन प्रिवेंट, है ना, प्रिवेंट फ्रॉम अमोनिया गैस, है ना, प्रिवेंट, सही है ना। सो ऐसा लिखो, प्रिवेंट स्वेलिंग ऑफ बैटरी, है ना, स्वेलिंग ऑफ बैटरी बाय द फॉर्मेशन ऑफ, लिखो बाय द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बच्चों? बाय द फॉर्मेशन ऑफ, आइदर आप लिखोगे जो एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है ZnNH3 होल फॉर 2+, और दूसरा क्या बन सकता है बच्चों? ZnNH3 होल ट्वाइस एंड Cl2। इतनी बात समझ में आया नहीं आया? तो ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या खत्म हुई है बच्चों? ये प्राइमरी सेल के अबाउट, प्राइमरी सेल में वो भी कौन सा सेल? ड्राई सेल, यानी लेक्लांचेट सेल अभी खत्म हुआ है। ऐसा नहीं कि अभी कहानी खत्म हुई है, अभी तो स्टार्ट हुई है। अभी मैंने जस्ट पहला सेल खत्म किया है। क्या किया है? पहला सेल खत्म किया है, दूसरे सेल पे अभी आते हैं बच्चों। चलो बच्चों, अब देखो हमारे पास जो सेकेंड टाइप का प्राइमरी सेल है, इसको RMC भी बोलते हैं। RMC क्या है? रिबन मेलोरी सेल। ये नाम है दो अलग अलग साइंटिस्टों का, दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, तो अपना नाम इन लोगों ने दे दिया था रिबन मेलोरी सेल। इसको हम मर्क्यूरी सेल भी बोलते हैं। जो एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है मर्क्यूरी सेल के फॉर्म में दिया है, ऐसा नहीं है कि रिबन मेलोरी नहीं दिया हुआ, वो भी दिया हुआ। तो देखो अब हमारे पास इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है? बस ड्राई सेल का ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ड्राई सेल का ही मॉडिफिकेशन है। ड्राई सेल में चांसेस क्या था? वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होने का। यहां पे वोल्टेज की फ्लक्चुएशन नहीं होगी, उसको देखेंगे कैसे नहीं होगी। यहां पे क्या हुआ कि हमारे पास कंटेनर लिया, ये भी कंटेनर जिंक का ही है, पहले में भी हमने जिंक का ही लिया था। यहां पे इलेक्ट्रोड किसका ले रखा है हमने? बताओ किसका ले रखा है? कार्बन, वही ग्रेफाइट रॉड, कैथोड है ये, है ना। तो जिंक किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? जिंक कंटेनर एनोड की तरह बिहेव करेगा। ये पोरस पेपर सेपरेटर क्या काम करता है? कैथोडिक और एनोडिक पार्ट को सेपरेट करके रखता है, दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो इसलिए वो सेपरेट करके रखेगा। सही है। तो हमारे पास कहानी क्या है? हमारे पास कहानी देखो, आपको याद रखना है ये सेल रिप्रेजेंटेशन याद रख लिए तो इक्वेशन याद रखना बहुत आसान है। आपको सिखाया ना, इसके इस साइड लोन बोले तो एनोड, इस साइड RRCB कैथोड, तो है ना, ये एनोड हो गया, ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। तो सोचो बच्चों कि एनोड पे ये बेसिकली जिंक एमलगम भी ऐसे लिखते हैं, बहुत लोग जिंक Hg भी लिखते हैं, या बहुत लोग ऐसे भी सिर्फ जिंक भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये जिंक बेसिकली जिंक एमलगम पता है ना बच्चों, जिंक के कंटेनर पे Hg का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। सही है। तो जिंक एमलगम क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। तो ये हमारे पास ऐसे लिखो, आप क्या लिखोगे बच्चों कि ये कहां का है? एनोड का है। ये कहां का है? एनोड। अब देखो यहाँ Zn+2 की जगह पे ये मीडियम हमने बेसिक यूज किया, KOH यूज किया है, तो ये क्या बनाता है? OH क्या बनाएगा? होल ट्वाइस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ये क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि ये जो OH आया, ये कहां से आया? अरे बोलो बच्चों, आएगा नहीं आएगा दिमाग? तो हमारे पास हमने क्या यूज किया है? मीडियम ही तो बेसिक यूज किया है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने क्या यूज किया है? इलेक्ट्रोलाइट्स। ये किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट्स का काम कर रहा है। तो ये 2OH- यहां से आया है। आई बात समझ? तो ये पहला रिएक्शन एनोड का कंप्लीट हुआ, कैथोड का लिख दो। कैथोड में हमारे पास HgO जो है, HgO से क्या बन रहा है बच्चों? Hg बन रहा है, लिख दो,
है ना। ये क्या किया होगा, गेन किया होगा इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा दो इसको, अरे कर लिया ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये कहां गया, ये गया कहां, ऑक्सीजन कहां गया। अब सोचोगे ना यार ऑक्सीजन कहां गया, ऑक्सीजन के बारे में अगर आप सोचते हो, ऑक्सीजन के बारे में सोचते हो तो ऑक्सीजन के बारे में सोचो तो ये कितना, एक ऑक्सीजन है, OH माइनस लिख दोगे। लेकिन अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर चाहिए ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2OH माइनस। तो फाइनल हमारे पास कैथोड का जो इक्वेशन होगा HgO प्लस ऐसे लिखो H2O प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, Hg प्लस 2OH माइनस बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, Hg प्लस 2OH माइनस। ये एनोडिक रिएक्शन हुआ और ये कैथोडिक रिएक्शन हुआ। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल। तो जिंक एमलगम जो है, जिंक एमलगम प्लस HgO है प्लस क्या है बच्चों इधर H2O है, मिलकर क्या बना रहा है, क्या बना रहा है ZnOH होल ट्वाइस प्लस Hg। देखो यहाँ पे कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। इसके वजह से जो मैंने नोट में पॉइंट लिखी है, क्या होगा, इसकी वोल्टेज जो होगी वो कांस्टेंट होगी और इसकी आउटपुट कितना होगा, 1.35 वोल्ट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखनी है आपको। कहां में, कौन से सेल में, मर्क्यूरी सेल। इसमें क्या बेनिफिट हुआ, पहले देखो हमारे पास फ्लक्चुएशन हो रहा था वोल्टेज का, वेरी रेंज था एक, और यहाँ क्या है, फिक्स आउटपुट है, फिक्स वोल्टेज आउटपुट है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। आयंस प्रेजेंट होता तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती थी कि चेंज हो जाए, अगर वो चेंज होता उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो वोल्टेज के आउटपुट पे भी क्या होता, उसका इफेक्ट पड़ता। अगर वोल्टेज के आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा तो फ्लक्चुएशन होगी। अब देखो यहाँ, अब हमारे पास यहाँ पे कहां यूज करते हैं इसको, कहां यूज करते हैं, जहां पे लो करंट डिवाइसेस की जरूरत होती है वहां पे ये सेल यूज करते हैं, हियरिंग एड्स में यूज करते हैं और वॉचेस में यूज करते हैं। आई बात समझ बच्चों, अरे बोलो आया नहीं आया, आ गया ना, अरे बोलो नालायको, आ रही है बात समझ, चलो आ गई। तो अब हमारे पास हम अगले सेल की तरफ चलेंगे। अगले सेल हमारे पास क्या होने वाला है बच्चों, अरे बोलो अगला सेल कौन सा होने वाला है, सेकेंडरी सेल। हमने पहला सेल पढ़ लिया ना, अब दूसरे टाइप के सेल में हम आते हैं, सेकेंडरी सेल के टाइप में आते हैं। बात समझ में आ रही है, अरे बोलो नालायको, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। सेकेंडरी सेल की तरफ आते हैं, बात समझ में आ रही है ना। तो सेकेंडरी सेल स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से, चलो अब देखो हमारे पास कौन सा सेल है, सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल हमारे पास, मैंने पहले इंट्रो में बताया था कि 2 टाइप का हमारे पास पढ़ने वाला है सेकेंडरी में, लेड स्टोरेज बैटरी जो घर पे इन्वर्टर वगैरह में यूज किया जाता है, और दूसरी जो हमारे पास चार्जेबल बैटरी के बारे में पढ़ना है वो निकल कैडमियम बैटरी पढ़ना है, निकैड भी बोलते हैं उसको, निकल कैडमियम बैटरी के बारे में पढ़ना है, जो कि कैलकुलेशंस वगैरह में यूज किया जाता है, जो चार्जेबल होती है। आई बात समझ, सबसे ज्यादा कैल्शियम में यूज की जाती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस चीज को कैसे हमारे पास रिएक्शन हो रही है, कैथोडिक रिएक्शन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी से ही आता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हमारे पास काम करता है, सारी चीजों में आपको बताता हूं। कैथोडिक रिएक्शन भी इसका बताऊंगा, एनोडिक रिएक्शन भी बताऊंगा, फुल सेल रिएक्शन भी बताऊंगा, चार्जिंग का भी रिएक्शन और डिस्चार्जिंग का भी रिएक्शन बताऊंगा। तो देखो यहाँ सेकेंडरी सेल के बारे में मैंने पहले लिखा हुआ है कि ये चार्ज किया जा सकता है। एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी है। लेड स्टोरेज बैटरी ये बेसिकली सबसे कॉमन बैटरी है जो कि हमारे पास ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर में यूज की जाती है, सही है। 12 वोल्ट इसका स्टोरेज होता है, लेड स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं इसको, और ये हमारे पास क्या होता है, 6 सेल कंसिस्ट होता है, उसी में से 6 में से एक सेल मैंने यहां बनाया है। ऐसे ही 6 सेल हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड होती है, तो मिलकर हमारे पास आउटपुट क्या हो जाता है बच्चों, 12 वोल्ट हो जाता है। तो मैं अब भी जो कहानी बताने जा रहा हूं वो किस चीज का बताने जा रहा हूं, डिस्चार्जिंग का बताने जा रहा हूं, सही है। डिस्चार्जिंग में हमारे पास क्या होती है, डिस्चार्जिंग में हमारे पास कहानी क्या होती है, ये हमारे पास एनोड पे जो हमने फिल कर रखा है, निगेटिव एक प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है। हमारे पास एनोड पे हमने लेड को फिट कर रखा है, और ये जो हमारा कैथोड है ये लेड का ही ग्रिड है जिसमें हमने लेड ऑक्साइड को डाल रखा है, PbO2 को डाल रखा है।
देखो अब रिएक्शन, पहले सेल रिप्रेजेंटेशन ये याद रह गया तो रिएक्शन लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान है। सेल रिएक्शन ही इसका मेन मुद्दा है और इसमें डाइल्यूट जो H2SO4 है वो कितना है बच्चों 38% बाई वेट होता है, ये भी याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो हम कैथोड का अलग रिएक्शन लिखेंगे, एनोड का अलग रिएक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले एनोड की ही बात कर लेते हैं, एनोड की ही बात कर लेते हैं। तो जो Pb है, Pb से कहा गया है ये PbSO4 गया है, PbSO4 गया है, किस मीडियम में गया होगा भाई? PbSO4 तो ऐसे बना नहीं होगा, हमने मीडियम SO4 लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो ये SO4 2- के साथ कंबाइन होके PbSO4 बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। तो ये हुआ एनोड का रिएक्शन। अब बात आती है किसकी? कैथोड का भी रिएक्शन देख ही लो। कैथोड पे PbO2 क्या कर रहा है, किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? PbSO4 में हो रहा है। आई बात समझना, कैथोड PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास SO4 आया कहां से होगा? सॉल्यूशन से आया होगा। तो यहां लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों? SO4 2-। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बच्चों? क्या करोगे बोलो ना यार, क्या करोगे? वाटर डालोगे, H2O लिखोगे या नहीं लिखोगे? कितना H2O लिखोगे बच्चों? 2H2O लिखोगे। तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, नहीं हुआ? हाइड्रोजन अनबैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया? 4H+ कर दिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये गेन करेगा ही, तभी तो ये रिडक्शन होगा। एक इसका रिडक्शन हो गया, कैथोड पे रिडक्शन हो गया। तो ये हमारे पास कैथोडिक रिएक्शन है और ये एनोडिक। एनोडिक देखो कितना सिंपल है, वही कैथोडिक रिएक्शन कितना टफ है। मैंने रटा क्या? कुछ भी नहीं, मेरे को ये चीजें पता थी, मैंने लिख डाली। कैसे लिखा? Pb से PbSO4 बनाना, SO4 को बैलेंस करने के लिए SO4 2- डाला। सॉरी, एनोड है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जिंक कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? तो किया, सही है। अब हमारे पास लेड ऑक्साइड PbO2 किस चीज में जा रहा है? PbSO4 में। SO4 को बैलेंस करने के लिए SO4 2- डाला, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O डाला, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ डाला। क्यों H+? एसिडिक मीडियम है। आई बात समझना, एसिड यूज किया है ना हमने। फिर हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन ये जो लॉस करेगा वही तो ये गेन करेगा। फुल सेल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो देखो क्या क्या हमारे पास आने वाला है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है? कैंसल होने वाला है। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि Pb जो है Pb प्लस PbO2 प्लस 4H+ प्लस ऑफ 2SO4 2- SO4 2-, सही है बच्चों। और क्या बना? गिव्स 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 प्लस क्या है बच्चों? 2H2O है। आ गया? यही हमारे पास फुल सेल रिएक्शन हुआ। ये रिएक्शन किस चीज का है? चार्जिंग का है या डिस्चार्जिंग का है? चार्जिंग का है या डिस्चार्जिंग का है? अरे बोलो ना यार, चार्जिंग का है डिस्चार्जिंग का है? किस चीज का है? चार्जिंग का है डिस्चार्जिंग का? तो अभी हम पढ़ रहे थे डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग का देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखो, बहुत सारे बुक में क्या लिखी हुई होती है ये आपके पास तो पता ही है ना यार। देखो बचपन में हमने पढ़ा है 2H2SO4 को जब आप ब्रेक करते हो तो किस चीज में कन्वर्ट होता है? 2H+ और SO4 2-। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4H+ हो जाएगा और 2SO4 2-, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2H2SO4। तो यहां भी बात तो वही है ना यार, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2H2SO4 लिखा जा सकता है। यानी नेट सेल रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते हो, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 लिख सकते हो, वो भी कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। आई बात समझ? क्या बनने वाला है? 2 टाइम्स ऑफ PbSO4 प्लस ऑफ H2O। ये जो अच्छी बात क्या है ना कि ये जो हमारे पास लेड सल्फेट बनता है सॉलिड बनता है, नियर अबाउट इसके जाकर वो चिपक जाता है कैथोड पे भी और एनोड पे भी, कैथोड पे भी और एनोड पे भी। तो ये रिएक्शन जो हमने पढ़ा ये किस चीज का पढ़ा बच्चों? डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। अभी अपने को किसका पढ़ना है? चार्जिंग का पढ़ना है। अभी किसका पढ़ना है अपने को? चार्जिंग का पढ़ना है। तो वो भी मैं बताता हूं, ध्यान से सिर्फ देखोगे, ध्यान से देखोगे, मैं वो भी फटाफट आपको क्या करने वाला हूं? बताने वाला हूं। बात समझ में आती है? ध्यान से देखोगे सिर्फ। देखो अब अपन लोग पहले हमने क्या इक्वेशन देखा? डिस्चार्जिंग का। अब क्या देखने वाले हैं लेड स्टोरेज में? चार्जिंग का इक्वेशन। कैसे आता है? बहुत सिंपल है, जस्ट रिवर्स करना है। जस्ट क्या करना है? रिवर्स करना है। जो कैथोड में रिएक्शन हो रही थी
कैथोड पे रिएक्शन अपोजिट कर दो, एनोड की भी रिएक्शन अपोजिट कर दो, तो क्या हो जाएगी चार्जिंग की इक्वेशन। देखो अब हमारे पास ये सेल किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, ड्यूरिंग चार्जिंग ये सेल अब गैलोनिक सेल की तरह बिहेव नहीं करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में याद करो कि हमारे पास जो एनोड हुआ करता था वो पॉजिटिव हुआ करता था और कैथोड हुआ करता था वो निगेटिव हुआ करता था। प्लेट वही है, लेकिन इस बार कैथोड एनोड चेंज हो गया, क्योंकि अपने को पता है ना यार, जहां ऑक्सीडेशन होती है वही तो एनोड होता है, जहां ऑक्सीडेशन होती है वही एनोड होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोलो आ रही है क्या? अब देखो एनोड पे हमारे पास हमने क्या लिखा था, रिएक्शंस क्या लिखा था एनोड पे, पहले जो लिखा था उसको भूल जाओ, आप देखो उसी को याद कर लो। हमने ऐसे लिखा था ना, पीवी से क्या बनने वाला है बच्चों, PbSO4 बनने वाला है, यहाँ डाइल्यूट H2SO4 होने वाला है 48% के अराउंड, सॉरी 38%। फिर हमारे पास यहां से क्या था, PbO2 से क्या बना था, PbSO4 बना था। ये कैथोड का था, ये एनोड का था, सही है। हमने जो रिएक्शन लिखी थी सही है ना, हमने जो रिएक्शन लिखी थी उसी को तो रिवर्स करना है, अब देखो रिवर्स करेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग में, तो हमारे पास जो कैथोड पे जाएगा, जो पहले कौन कैथोड पे जा रहा था, ये चीजें कैथोड पे हो रही थी, अभी हमारे पास क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो कैथोड पे इस बार जो कहानी बनने वाली है, कैथोड ये हमारे लिए बन जाएगा और एनोड ये बन जाएगा। तो कैथोड पे जो कहानी होने वाली है, PbSO4 जो है वो क्या होगा बच्चों, PbSO4 किस चीज में कन्वर्ट होगा, Pb में कन्वर्ट होगा। PbSO4 किस चीज में कन्वर्ट होगा, कैथोड पे Pb में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे ये सॉलिड होगा, सही है ना बच्चों। SO4 को बैलेंस करने के लिए SO4 2 माइनस इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी तो रिडक्शन होगा, तो कैथोड का ये रिएक्शन हो गया। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे इस बार भी PbSO4 जो है, PbSO4 किस में कन्वर्ट होने वाला है, सॉरी एनोड ये रहा, PbSO4 किस में कन्वर्ट होने वाला है बच्चों, किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, PbO2 में कन्वर्ट होने वाला है। SO4 को बैलेंस करने के लिए SO4 2 माइनस डाला, सही है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर वाटर डाला, कितना बच्चों 2 डाला। इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4H प्लस डाला और ऑक्सीडेशन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, लिख दो क्या 2 PbSO4, सही है ना, प्लस ऑफ 2H2O प्लस ऑफ 2H2O गिव्स क्या बनने वाला है बच्चों, Pb प्लस ऑफ PbO2 प्लस डायरेक्ट इसको लिख दो क्या 2H2SO4। बात समझ में आती है? तो ये हमारा किसका रिएक्शन है, फुल सेल रिएक्शन किसका है, फुल सेल रिएक्शन किसका है बच्चों, ड्यूरिंग चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का पूछा होता जस्ट अपोजिट कर देते, ये इक्वेशन जस्ट पलट दो, ये क्या हो जाएगा, अरे बोलो क्या हो जाएगा, क्या होगा, बोल ही नहीं रहे हो यार, क्या होगा, वो डिस्चार्जिंग का इक्वेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बोल ही नहीं रहे हो। बिलीव मी अगर नहीं समझ आ रही है तो बाबा बनना कंफर्म है। बात समझ में आ रही है? देखो अब हमारे पास क्या करना है, यहां पे एक मैंने नोट में पॉइंट लिखा है, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ऑपरेशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैंने बताया था ना कि PbSO जो फॉर्म हो रहा है, पहले वाले इक्वेशन में फॉर्म हो रहा था, वो कहां जाकर स्टिक हो जाती है, इलेक्ट्रोड पे हो जाती है स्टिक, इसके वजह से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। फिर से हमारा लेड बनेगा, लेड फिर से PbSO4 में कन्वर्ट होगा, फिर PbSO4 लेड में कन्वर्ट होगा, लेड फिर PbSO4 में कन्वर्ट होगा, ऐसे ही ऑपरेशन चलती रहेगी। आई बात समझ नहीं आई नहीं आई, आ गई ना। 100% आना चाहिए, 100 नहीं 200% आना चाहिए। क्लियर है बच्चों, 200% क्लियर होना चाहिए, 200% क्लियर होना चाहिए। अभी हम कहां बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेल की तरफ, सेकेंडरी में ही हम नेक्स्ट सेल की तरफ बढ़ते हैं। बात समझ आया? देखो अब हमारे पास जो बच गया है वो कौन सा था, निकल कैडमियम बैटरी को निकैड बैटरी भी बोलते हैं, Ni लिया गया और CAD यहां से लिया गया है, निकैड सेल भी बोलते हैं। ये हमारे पास ज्यादा यूज किया जाता है कैलकुलेटर्स में, मैंने बोला था, सही है। और इसकी जो लाइफ होती है ज्यादा होती है देन द लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा इसकी लाइफ होती है और ये एक्सपेंसिव भी होता है।
आउटपुट वोल्टेज इसका फिक्स है 1.4 वोल्ट। सोचो सोचो क्यों फिक्स होगा आउटपुट वोल्टेज, क्यों फिक्स होगा? कोई आयन नहीं होगा इक्वेशन में। देखो हमारे पास ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलाइट की तरह। देखो क्या होगा, ये हमारा तो एनोड ही होगा। एनोड पे सीडी किस चीज में जा रहा है बच्चों? सीडी OH वोल्ट वाइज में जा रहा है, यानी कि 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके गया होगा। सही है। OH माइनस कहां से आया होगा? इलेक्ट्रोलाइट से। कितना? 2OH माइनस। ये हमारा एनोड का रिएक्शन हो गया। अब किसकी बात कर लेते हैं? किसकी बात कर लेते हैं? कैथोडिक रिएक्शन की। कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन में NiO है ना, O2 किस चीज में जा रहा है? बोलो बोलो। NiOH वोल्ट वाइज में जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जा रहा है। जा रहा है ना बच्चों? अब देखो यहां, सही है ना, जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं बताइए, फटाफट बताइए। यहां पे क्या आने वाला है? 2OH माइनस, क्योंकि यहां हम यूज करने वाले हैं क्या बच्चों? H2। कितना? तो क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2 इधर हमने यूज किया है, H2O को फिर से हमारे पास ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2OH माइनस यूज किया। फाइनली हमारे पास जब इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा कैथोड एनोड को, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ। CD प्लस ऑफ 2OH माइनस, सॉरी 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल हुआ। NiO2 प्लस क्या है बच्चों? 2OH 2H2O gives CdOH वोल्ट वाइज प्लस NiOH वोल्ट वाइज बना। ये ओवरऑल क्या है बच्चों? ओवरऑल सेल रिएक्शन है। किसके लिए? निकेट के लिए। चार्जिंग के लिए ये है, सॉरी डिस्चार्जिंग के लिए ये है, तो चार्जिंग के लिए क्या होगा? जस्ट आप क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। जस्ट इक्वेशन को आप क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे, तो ये इक्वेशन किस चीज की बन जाएगी? चार्जिंग की बन जाएगी। इतनी बात समझ में आती है बच्चों? इतनी बात समझ में आती है ना? देखो आज का ये लास्ट टॉपिक है हमारे लिए, जो कि फ्यूल सेल है। क्या है? फ्यूल सेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फ्यूचर में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है फ्यूल सेल। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सही है ना? क्योंकि कम चीजों में अपन लोग क्या सोचते हैं? अपन लोग यही सोचते हैं कि कम पैसा खर्च करें, बहुत ज्यादा चीज आउटपुट हो, कम एनर्जी लगाए, आउटपुट ज्यादा है। बात समझ में आती है ना? कम चीजों में ज्यादा आउटपुट ये देने वाला है। सही है ना? जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, वो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा कोल के बारे में सुना होगा कि हमारे पास थर्मल पावर प्लांट में कोल को पहले बर्न किया जाता है, कंबशन कराई जाती है, वहां से वाटर को बॉयल किया जाता है बॉयलर में, वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। किस चीज में कन्वर्ट होता है? स्टीम में। वो स्टीम किस चीज के पास जाती है? टरबाइन के पास जाती है। स्टीम प्रेशर लगाकर टरबाइन को रोटेट कराती है। टरबाइन रोटेट होता है तो वो जाकर हमारा कन्वर्ट होता है किस चीज में बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि इतनी सारी प्रोसेस में जो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल थी वो डिक्रीज होकर 40% से भी नीचे आ जाती है। 40% से भी नीचे आ जाती है। तो अपने लिए टेंशन है या नहीं है? टेंशन है या नहीं है बच्चों? है ना? तो उस टेंशन को कम करने के लिए हमारा सेल बहुत ही सही है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखो ये H2O2 फ्यूल सेल भी बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दो सर, वाटर बन जाएगा और एनर्जी निकल जाएगी। तो क्या हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, कंबाइन होकर क्यों नहीं बन जा रहा है सर H2O2? और क्यों नहीं इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है? नहीं होगी ना बेटा नॉर्मली। तो उसके लिए अपने को क्या कराना पड़ेगा? किसी कैटलिस्ट के सरफेस पे दोनों को लाके मिलाना पड़ेगा। अगर दोनों को लाके किसी कैटलिस्ट के सरफेस पे मिलाओगे तो ही तो रिएक्शन होगी। अगर जितनी एनर्जी यहां से रिलीज होती है वो एनर्जी अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो ये सेल हमारे लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगी। जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं अगर वो सस्ता मिल जाए तो भी करा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो कैटलिस्ट सस्ता है नहीं बच्चों। वो कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम है, बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मेटल। तुम लोग तो नलाई को जानते ही होगे ना, यूज किए होगे ना अपन लोग। ये में सॉल्ट एनालिसिस में प्लेटिनम लूप पतला सा वायर 40 रुपए तक का मिलता है, छोटा सा। बात समझ में आती है ना? एकदम हेयर जैसा पतला होता है, फिर भी 40 रुपए के आसपास खरीदते हैं। बोलो सोचो कितना कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली, बहुत कॉस्टली।
अभी उस पे मेरा डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन यहाँ फ्यूल सेल पे है कि ये क्या करता है कि फ्यूल सेल वो डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को जो प्रोड्यूस होती है कंबशन के दौरान। और ये कौन कौन से हमारा फ्यूल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, इनको हमारे पास कन्वर्ट डायरेक्टली ये कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। ये सबसे अच्छी बात क्या है ना, पहली बार जो फ्यूल सेल का यूज किया गया था अपोलो मून फ्लाइट में यूज किया गया था। बात समझ में आती है क्या? जो हमारे पास अप्रॉक्स 1969 के आसपास ये लॉन्च हुआ था अपोलो मून मिशन। अब देखो यहां पे कि वेट ऑफ जो इसका फ्यूल देखो कितना सही है यार, कितना सही है। 200 केजी अगर इसका यूज करते हो फ्यूल का, हाइड्रोजन गैस 200 केजी यूज करते हो, सही है ना, तो आपके पास पता है ये कितने दिन तक जा सकता है? 11 डेज तक जा सकता है। सोचो कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। तो इस पे वर्क करना चाहिए यार, इस पे काम करना चाहिए अपने को। लेकिन बहुत सारी टेक्निकल इशू है कि हम इसके एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कैटलिस्ट का कॉस्ट महंगा है ना, इकोनॉमिकल हमारे लिए नहीं हो पाता, इसके वजह से इसको यूज नहीं करते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसी डिवाइस आए, ऐसा कैटलिस्ट हम सर्च कर लें जो सस्ता भी हो और रिएक्शन भी करा दे, तो हमारे लिए इस फ्यूल सेल को यूज करना आसान हो जाएगा। इको फ्रेंडली है, सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, इको फ्रेंडली है। यहाँ पे पॉल्यूशन जीरो है, जो भी चीज हमारे पास प्रोडक्ट कंबशन में आ रहा है उसको हम यूज कर सकते हैं। वो ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे आप H2O को यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो वही हमारे पास कंबशन जो होती है ना, वो वाटर को एस्ट्रोनॉट्स हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज भी करते हैं। देखो अब है क्या, कैसे वर्क करता है ये हमारे पास अंदर के, हम मैकेनिकल ये को नहीं समझने वाले हैं, जस्ट एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूं कि एक चेंबर से हम H2 गैस को पास करते हैं, दूसरे से ऑक्सीजन गैस को पास करते हैं। बीच में हमने क्या लगा रखा है, कार्बन का पोरस इलेक्ट्रोड लगा रखा है जिसमें सुटेबल कैटलिस्ट मैंने बोला जैसे निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम हो सकता है। मैंने बोला डायरेक्ट करा दोगे कुछ नहीं होने वाला, डायरेक्ट करा दोगे रिएक्शन ही नहीं होगी तो एनर्जी ही नहीं निकलेगा। तो सुटेबल कैटलिस्ट लिया। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट्स, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले रखा है, KOH और NaOH, KOH और NaOH हमने सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले रखा है। आई बात समझ में नहीं आई? अब क्या करना है कैथोड और एनोड की बात करते हैं। एनोड की बात कर लेते हैं। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन तो H2 किस चीज में कन्वर्ट होगा बच्चों? H2 किस चीज में कन्वर्ट होगा बोलो ना? H2 ही है ना एनोड पे, देखो H2 किस चीज में कन्वर्ट होगा? H2O में कन्वर्ट होता है, सही है ना, प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है यहाँ पे कैसे कन्वर्ट हुआ बच्चों? OH माइनस लेकर ये कन्वर्ट होगा, किस चीज में? OH माइनस लेकर कन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो 2OH माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना कर दोगे? 2H2O कर दोगे। अरे कर दोगे या नहीं कर दोगे बोलो? अरे बोलो हाँ या ना? कैथोड का हो गया, सॉरी एनोड रिएक्शन हमने छाप डाली, तो कैथोड का भी लिख देते हैं। अरे कैथोड का भी लिख ही देते हैं ना यार। कैथोड का रिएक्शन क्या होता है? कैथोड पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है क्या कहां कन्वर्ट होगा बताओ? ऑक्सीजन किस चीज में कन्वर्ट होगा? ऑक्सीजन वाटर के साथ कंबाइन होकर किस चीज में जाएगा? प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर क्या बना लेगा बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस बना लेगा। अरे बना लेगा या नहीं बना लेगा बोलो यार, बोलो हाँ या ना? एक बार तो बोलो हाँ। फिर O2 कर दो यार, इधर हाफ O2 कर दो तो जाके रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। एनोड का भी रिएक्शन लिख दिया, कैथोडिक रिएक्शन भी लिख दिया। यही पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में। अब इसको हम क्या कर देंगे? रिएक्शन को ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने रिएक्शन ऐड किया क्या कैंसिल हो रहा है? देखो H2 प्लस ऑफ हाफ ऑफ O2 गिव्स क्या है बच्चों? इधर 2H2O इधर 1H2O तो H2O आया। ये फुल सेल रिएक्शन हुई, ये हमारे पास फुल सेल रिएक्शन हुई। आया नहीं आया बोलो? यहाँ भी कोई आंसर नहीं है। जब तक आप फ्यूल सप्लाई करोगे, तब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी सेल कभी भी यहाँ डेड नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है इसका। और भी मैं पॉइंट आपको बताता हूं। ऐसा हम थियोरेटिकली ऐसा सोचते हैं कि 100% इसकी एफिशिएंसी होना चाहिए, बट
कैलकुलेटेड जो है प्रैक्टिकली जो है वो 70% तक इसकी एफिशिएंसी है। सोचो कहां हमारे पास कोल की एफिशिएंसी 40% है और इसकी एफिशिएंसी 70% है, तो बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू याद करो, सीवी में थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पढ़ाया था, सीवी कैलोरीफिक वैल्यू ये 155.5 किलो कैलोरी के आसपास होती है पर मोल। याद रखना बहुत ही ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इसी की होती है, सही है ना, हाइड्रोजन फ्यूल की। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आती है। ये जो नॉर्मली हमारा ऑपरेट करता है फ्यूल सेल वो 70 to 140 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ऑपरेट करता है। ये सारी हमारी कहानी थी किसके अबाउट, फ्यूल सेल के अबाउट, सही है। बाकी एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा कि उसके लिए थोड़ा सा एनसीईआरटी रेफर करोगे, पता आपको क्या चलेगा कि मैंने एक पॉइंट आपको बताई है एनसीईआरटी की, और सारे क्वेश्चन अब वर्कशीट के भी हो जाएंगे, एनसीईआरटी के भी हो जाएंगे। बात समझ में आया बच्चों? आया तो बोलो हाँ या ना। उसके बाद हमारा अगला क्लास जो होगा, अगला 3 लेक्चर और जाएगा बच्चों, मैक्सिमम 3 लेक्चर, जिसमें हम कंडक्टेंस करेंगे, कंडक्टेंस टॉपिक को कवर करेंगे, और कुछ क्वेश्चन हमारा जेई और नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम कंटिन्यू लेंगे। बात समझ में आती है? और चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। और बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करोगे, अपना ध्यान रखोगे, सही है, पढ़ाई करोगे अच्छे से, है ना, और कोई भी चीज वर्क पेंडिंग में नहीं छोड़ोगे। इतनी बात समझ में आई? बहुत मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि नहीं सर हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो और हम लोग बेटर कर सकते हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत 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 ही अच्छा होने वाला है। सही है बच्चों? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नई ऊर्जा और नई टॉपिक के साथ।